दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 जनवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह पर बच्चों की नो एंट्री कर दी गई है। जब बिहार के सभी जिलों के प्रशासन द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए झंडा फहराया जाएगा, जब सभी जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, जब कुछ चुनिंदा लोगों को ही समारोह में आमंत्रित किया गया है, जब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा फहराया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के सीमांचल में जमीन विवाद के चलते हर सप्ताह औसतन 3 लोगों की हत्या हो रही है। जब ब्रोकरी के बड़े क्रेज के बाद ये रफ्तार लगातार तेज हो रही है। इसके अलावा अवैध संबंध के मामले में भी हर साल प्रमंडल के चारों जिलों में यानी कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में औसतन 50 लोगों की हत्या हो रही है। जहाँ भू विवाद यानी कि जमीन विवाद में होने वाली अधिकांश हत्या के मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज होती है और बहुत हद तक पुलिस नामजदों को गिरफ्तार करने में सफल भी होती है, लेकिन यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सीमांचल के चारों जिलों में जहां साल 2020 में हत्या की 235 मामले दर्ज किए गए थे, इसमें 60% यानी कि 60% मामले में हत्या की वजह जमीन विवाद ही रहा है। तकरीबन 20% मामलों में घटना की वजह अवैध संबंध बताया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में कोरोना बेहद खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। जब देश के अंदर कुल 20 ऐसे बड़े शहर हैं जिनमें संक्रमण सबसे ज्यादा है, उनमें पटना भी शामिल है। राजधानी पटना में नए संक्रमितों के मिलने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। पटना समेत देश के 20 बड़े शहरों में संक्रमण दर 20% से ज्यादा पाई गई है। जब कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा मरीज पटना में मिल रहे हैं। तीसरी लहर में जिस रफ्तार के साथ हर दिन मिलने वाले केस बढ़ रहे हैं, उससे तेज रफ्तार बड़े शहरों में है। मुंबई और कोलकाता में दूसरी लहर के पीक से भी अधिक केस मिलने लगे हैं। देश में प्रति लाख आबादी 19 मामले मिल रहे हैं। पटना में सबसे अधिक 2275 नए मरीज मिल रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि प्यार करने वाले का पर्व आने में अभी 1 महीना बाकी है, यानी कि फरवरी में जो वैलेंटाइंस डे होता है, जहाँ उसको प्यार करने वाला महीना कहा जाता है, लेकिन अभी से ही प्यार में इजहार शुरू हो गया है। इस मामले में सड़क छाप मजनू सबसे आगे है। ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला बिहार से आया है, बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां एक सड़क छाप मजनू ने वर्दी वाली मैडम को प्यार का इजहार कर डाला। यह मामला 3 दिन पहले का है। मुजफ्फरपुर शहर के एक जगह पर एक सप्ताह से एक खाकी वर्दी वाली मैडम की ड्यूटी लगी है, जहां वह अक्सर पास में एक चाय वाले के पास चाय की चुस्की लेने जाती थी। वहीं एक दिन ड्यूटी करते करते थक जाने पर मैडम चाय की चुस्की लेने के लिए उसी दुकान पर गई। तभी वहां पहले से खड़ा एक मजनू अपने मोबाइल से मैडम की तस्वीर उतारने लगी। जब मैडम की नज़र उस पर पड़ी तो उसे बुलाकर डांट लगाई, तो उसने उनकी सुंदरता पर फिदा होने की बात कहकर प्यार का इजहार कर डाला। सीधे शादी का प्रस्ताव दे दिया गया। जहां इसकी इस हरकत से मैडम सदमे में आ गई, फिर अपने आप को संभालते हुए मोबाइल घुमाया। मजनू को महकमे के लोग उठाकर ले गए और जमकर बैंड बजाया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नगर सरकार के अंदर अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी। इतना ही नहीं, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को भी सीधे जनता चुनेगी। नगर निकायों में इन सर्वोच्च पदों के लिए अब वार्ड प्रतिनिधि वोटर नहीं होंगे, जब बल्कि जनता सीधे अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को चुन पाएगी। आपको बता दूं कि नीतीश सरकार पहले ही इस पर फैसला ले लिया था और अब बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 का गजट प्रकाशन कर दिया गया है। जब बिहार के डिप्टी सीएम और नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 पर राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया गया है। अब जनता सीधे नगर विकास को चुन पाएगी। विकास योजनाओं के चयन के साथ साथ नगर सरकारों में जो अंदरूनी खींचतान वाली सियासत होती रही है, उस पर भी नकेल लग पाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना संक्रमण की मार सियासत पर भी देखने को मिल रही है। जहां मकर संक्रांति के मौके पर प्रत्येक साल राजधानी पटना में चूरा दही भोज को लेकर जमकर सियासत होती थी, लेकिन इस बार नज़ारा बिल्कुल अलग है। जब कोरोना संकट के कारण इस बार दिग्गज नेताओं के घर पर चूरा दही के भोज का आयोजन नहीं होने के कारण चर्चित सियासी माहौल बदला बदला सा नजर आ रहा है। मकर संक्रांति के दिन दही चूरा भोज के लिए चर्चित जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर इस साल मकर संक्रांति पर चहल पहल नहीं दिख रही है। इस साल कोरोना संक्रमण के कारण यहां चूरा दही भोज का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दो कि वशिष्ठ नारायण सिंह वर्षों से यानी कि सालों से मकर संक्रांति के मौके पर चूरा दही भोज का आयोजन करते रहे हैं, जिसमें बिहार के दिग्गज नेताओं के अलावे आम कार्यकर्ता तक जुटे थे। जब कोरोना को देखते हुए इस साल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर भी मकर संक्रांति पर भोज का आयोजन नहीं किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 फरवरी से बिहार इंटर की परीक्षा ली जाएगी। इसके समय में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं मैट्रिक की परीक्षा भी तय समय पर ही होंगी। जब बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत बिहार के सभी जिलों में इंटर की परीक्षा ली जाएगी। दरअसल बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि इंटर परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि तय समय पर ही इंटर की परीक्षा होगी, यानी कि छात्र 1 फरवरी से निर्धारित परीक्षा केंद्र पर जाकर के एग्जाम दे सकेंगे। हालांकि इस दौरान उन्हें कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल बिहार में 11 नए नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इससे बिहार के कई जिलों के लोगों को फायदा होगा और उनका आवागमन सुगम हो जाएगा। खबर के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और फिर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन इन सभी हाईवे को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रयास जमीनी स्तर पर दिखाई दे भी रहा है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल पटना गया डोबी सड़क निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं नरेंद्रपुर, पूर्णिया, आमस, दरभंगा, कन्हौली, रामनगर और मुंगेर मिर्जा चौकी सड़क निर्माण को लेकर जमीन का अधिग्रहण पूरा हो गया है। वहीं बिहार में नेशनल हाईवे 527 ई दरभंगा रोसड़ा सड़क बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, जिसके कारण पटना सहित बिहार के सभी जिलों में मास्क की जबरदस्त चेकिंग चल रही है। बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, तो वहीं बिना मास्क के दुकान चलाने वाले दुकानदारों के दुकान को सील कर दिया जा रहा है। खबर के अनुसार पटना के अलग अलग दुकानों में जिला प्रशासन ने 12 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया है, क्योंकि इन दुकानों में कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। वहीं कई लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि पटना के 100 इलाकों में मास्क चेकिंग की जा रही है। बगैर मास्क के दुकानदार और ग्राहक पकड़े जाने पर उसे सील कर दिया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो फिर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि धोखेबाजों ने लोगों का अकाउंट साफ करने का नया तरीका ढूंढ निकाला है, जो बेहद खतरनाक है। जहां अगर आपके घर में बच्चे या फिर बुजुर्ग व्हाट्सएप चला रहे हैं और आपस में बेफिक्र होकर संवेदनशील जानकारियां शेयर कर रहे हैं, तो फिर उन्हें भी तुरंत अलर्ट करें। दरअसल व्हाट्सएप यूजर्स को बढ़ती पहचान की चोरी के बारे में अलर्ट किया गया है। जहां लोगों को ठगने के लिए धोखेबाज सिम स्वैपिंग का उपयोग कर रहे हैं, जो उनके लिए एक प्रसिद्ध तकनीक है। आपको बता दें कि वर्तमान में व्हाट्सएप के करीब 2 बिलियन यानी कि 200 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। दरअसल सिम स्वैपिंग के जरिए धोखेबाज एक फोन नंबर को एक नए सिम कार्ड में असाइन करके उसका क्लोन बना लेते हैं। इसका मतलब यह है कि वे आपके फ़ोन नंबर का उपयोग करके किसी भी संवेदनशील बैंक डिटेल्स या फिर पासवर्ड को पकड़ सकते हैं, जैसे कि ये आप ही की है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ऐसा करने के लिए धोखेबाजों को सिर्फ आपका फ़ोन नंबर चाहिए। एक्सपर्ट ने सभी को चेतावनी दी थी कि इस तरह के हथकंडे धड़ल्ले से चल रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या फिर आपके घर में कोई इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उन लोगों को वैसी चीज़ों को खाने की सलाह दी जाती है जिसमें शुगर की मात्रा ना के बराबर होती है। इससे उनके शरीर में ब्लड शुगर नियंत्रित रह सकता है। यही वजह है कि शुगर पेशेंट बहुत सोच समझ करके अपनी डाइट प्लान करते हैं। देश के मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि हमारे आसपास ऐसे कुछ फल और सब्जियां मौजूद होते हैं जो
जो शुगर फ्री होते हैं, जिनका सेवन मधुमेह रोगियां कर सकते हैं, यानी कि जिसको शुगर की बीमारी है वो इसका सेवन कर सकते हैं। चलिए अब जिन फलों और सब्जियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, शुगर पेशेंट वो फल और सब्जी खा सकते हैं। अच्छा, शुगर फ्री सब्जियों में पत्ता गोभी का नाम शामिल है, क्योंकि पत्ता गोभी के अंदर कम चीनी और कम वसा दोनों मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई आदि पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। टमाटर में विटामिन ए, विटामिन के, प्रोटीन आदि पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो न केवल हड्डियों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं बल्कि ऐसे चीनी मुक्त खाद्य पदार्थ के रूप में भी जाना जा सकता है। टमाटर में कैल्शियम की मात्रा भी मौजूद होती है जो हड्डियों को मजबूत बना सकती है। अब बात करते हैं ब्रोकली के बारे में, तो मधुमेह रोगी इसका सेवन कर सकते हैं। जी हाँ, ब्रोकली के अंदर कम चीनी मौजूद होती है जो वही इसे वसा मुक्त भी माना जाता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं जो न केवल त्वचा के लिए उपयोगी है बल्कि इसे शुगर फ्री सब्जी भी माना जाता है। अब बात करते हैं कीवी के बारे में, तो कीवी के अंदर विटामिन सी के साथ साथ कम चीनी मौजूद होती है। ऐसे में इसके सेवन से व्यक्ति को सेहत से जुड़े कई फायदे हो सकते हैं। अब बात करते हैं एवोकाडो के बारे में, तो डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार शुगर फ्री फलों में एवोकाडो का नाम शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर कम चीनी और कम वसा दोनों ही मौजूद होते हैं। ऐसे में यदि इसका सेवन किया जाए तो फिर व्यक्ति के शरीर में शुगर का स्तर नहीं बढ़ सकता। ऐसे में शुगर पेशेंट एवोकाडो का सेवन कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर खेद जताया है। जो गुरुवार को पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी से कहा है कि आप हमारे लिए आदरणीय हैं। आप पंजाब आए थे, आपके दौरे के दौरान जो हुआ उसके लिए हमें खेद है। इस दौरान सीएम चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शेर भी पढ़ा है। चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी से कहा है कि तुम सलामत रहो कयामत तक और खुदा करे कि कयामत ना हो। आपको बता दें कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। इस दौरान पीएम का काफिला 20 मिनट तक हाईवे पर फंसा रहा था क्योंकि प्रदर्शनकारी किसान सामने थे। इससे पहले सीएम चन्नी ने कहा था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की कोई बात नहीं है। जब पीएम की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री पर कोई हमला नहीं हुआ। दोस्तों बात करते हैं कि कुछ पुलिसकर्मी अपने अच्छे काम और व्यवहार से सभी लोगों का दिल जीत लेते हैं, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं जो जगह जगह अपनी वर्दी का रौब झाड़ते रहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल होते हैं। अब फिर से एक वीडियो सामने आया है जो मध्य प्रदेश के रीवा का बताया जा रहा है। वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी एक युवक से पहले अपनी पैंट को साफ करवाते दिख रही है और फिर अगले ही पल झापर रसीद करके चल देती है। घटनास्थल पर कई लोग मौजूद रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक की बाइक से महिला पुलिसकर्मी के ट्राउजर पर कीचड़ पड़ गया, जिसके बाद सड़े रहा। उन्होंने युवक से अपने ट्राउजर को पहले साफ करवाया गया और फिर थप्पड़ मार के आगे बढ़ती दिखी। दोस्तों बात करते हैं कि हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान देने के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही यति नरसिंहानंद सरस्वती को हिरासत में लिए जाने की खबर है। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को रुड़की के नारसंग बॉर्डर से हरिद्वार की सीमा में प्रवेश करने पर गिरफ्तार कर लिया है। हिरासत में लेने के बाद उन्हें हरिद्वार कोतवाली में लाया गया। हरिद्वार के सिटी एसपी स्वतंत्र कुमार ने इसकी जानकारी दी है। वसीम रिजवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जहां उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने बीते साल 6 दिसंबर को गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया था। दोस्तों बात करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नौमानी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को खुला खत लिखकर उनसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ने की गुजारिश की है जहां उनकी पार्टी जीत सकती है। बाकी सीटों पर उन्हें बीजेपी को हराने वाली पार्टी या फिर गठबंधन को वोट करने की अपील करने की गुजारिश की है। मौलाना सज्जाद नौमानी का ये सुझाव असदुद्दीन ओवैसी को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। हालांकि ओवैसी ने मौलाना नौमानी की चिट्ठी पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। ओवैसी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के
अपने फैसले पर पूरी तरीके से कायम है। आपको बता दूं कि बुधवार की शाम को मौलाना सज्जाद नोमानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर असदुद्दीन ओवैसी को लिखा खुला खत शेयर किया है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी से गुजारिश की गई है कि वे सिर्फ जीत सकने वाली चुनिंदा सीटों पर ही चुनाव लड़ें, जहां उनकी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मौलाना सज्जाद नोमानी की तरफ से ओवैसी को लिखी गई चिट्ठी को ओवैसी की पार्टी में बेचैनी है। अचानक ट्विटर पर शेयर की गई इस चिट्ठी से ओवैसी न सिर्फ हैरान है बल्कि मौलाना से नाराज भी हैं। उन्होंने अपनी पार्टियों के नेताओं को भी इस पर बोलने से सख्ती से मना कर दिया है। जहां ओवैसी के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक वे चुनाव के बीच मौलाना के साथ किसी विवाद में नहीं उलझना चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर आए दिन जुगाड़ के एक से एक मजेदार वीडियो सामने आते रहते हैं, लेकिन आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे देखने के बाद हर किसी का दिमाग चकरा रहा है। दरअसल अचानक लोगों ने सड़क पर एक उल्टा स्कूटर दौड़ते हुए देखा तो फिर वहां कई लोग हैरान रह गए, तो कुछ लोगों ने इसे कैमरे में कैद कर लिया। जहां अब सड़क पर दौड़ते उल्टे स्कूटर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अक्सर आपने सड़कों पर जुगाड़ गाड़ियां चलते हुए देखी होगी, लेकिन ये पहली बार ही होगा जब आप ऐसा स्कूटर सड़कों पर चलते हुए देख रहे होंगे। सामने आए वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स ने जुगाड़ की मदद से अपने लिए ऐसा स्कूटर तैयार किया है जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो और फिर इस शख्स की खुराफात दिमाग ने बड़े बड़े इंजीनियर्स को हैरान कर दिया है। वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स स्कूटर को बड़े ही अजीब तरीके से चला रहा है। पहली नजर में वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे स्कूटर कोई और गाड़ी खींच रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये स्कूटर आगे से नहीं बल्कि पीछे से चल रहा होता है, लेकिन अगले ही फ्रेम से पता चलता है कि स्कूटर का हैंडल तो पीछे वाले हिस्से में लगाया गया है और शख्स नीचे बैठकर मजे से स्कूटर चला रहा है। या लोग वीडियो पर ढेरों कमेंट भी कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मोबाइल फोन पर किसी अनजान व्यक्ति से बात करते समय कॉल को मर्ज ना करें। ऐसा करने पर आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो सकता है। इसके जरिए साइबर अपराधी आपके बैंक खाते तक भी पहुंच सकते हैं। साइबर धोखाधड़ी लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए सरकार ने चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत है। गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को अपने ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त के जरिए OTP को लेकर भी चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि फोन पर किसी अनजान व्यक्ति से बात करते समय कोई और कॉल मर्ज ना करें। कॉल मर्ज होते ही जालसाज OTP जानकर के आपका बैंक खाता खाली करते हैं या सोशल मीडिया अकाउंट भी हैक कर सकते हैं। अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो गई है तो फिर आप धोखाधड़ी का शिकार होने पर हेल्पलाइन नंबर 155260 पर कॉल शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार काफ़ी सख्त है। यह शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए हर स्तर पर कोशिश की जा रही है, लेकिन शक्ति और पाबंदी के बावजूद भी सरकारी कार्यालयों में भी लोग शराब पार्टी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार अपने ऑफिसर और कर्मचारियों को शपथ इस बात के दिला चुके हैं कि वे कभी शराब नहीं पिएंगे, ना ही पीने देंगे। लेकिन पटना में एक सरकारी ऑफिस के अंदर और उसके कैंपस में जिस तरीके से शराब की 30 खाली बोतलें मिली है, इसके बाद से इलाके में खलबली मच गई है। जब मामला पटना कोतवाली थाना इलाके का है, पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। दोस्तों बात करते हैं कि हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच देने के मामले में गुरुवार को आरोपी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की गिरफ्तारी के बाद महंत और दासना देवी के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती भड़क गए। हरिद्वार में नफरत फैलाने वाले भाषण मामले के आरोपी धर्मगुरु में से एक यति नरसिंहानंद ने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि तुम सब मरोगे। हेट स्पीच देने के मामले में आरोपी धर्मगुरु में यति नरसिंहानंद सरस्वती भी शामिल है। अब यति नरसिंहानंद सरस्वती ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। उत्तराखंड पुलिस ने यति नरसिंहानंद और एक अन्य आरोपी साध्वी अन्नपूर्ण को भी तलब किया है। जो पहली गिरफ्तारी है वह जितेंद्र त्यागी की है, जो धर्म परिवर्तन से पहले वसीम रिजवी थे। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी अभद्र भाषा के मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले आरोपी हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना संक्रमण एक बार फिर से दुनिया में तेजी से फैल रहा है। जब भारत में भी दैनिक नए मामले अब 2 लाख से ऊपर जा चुके हैं। जब खास तौर से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता है। ऐसे में कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और शनिवार इतवार को लॉकडाउन लगाया गया है। इस बीच ये भी चर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है कि पूरे देश में ही सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने 14 से 15 जनवरी तक पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। सोशल मीडिया में एक खबर
खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। ये खबर 13 जनवरी की बताई गई है। इसमें लिखा गया है कि कल से 25 जनवरी तक पूरा भारत बंद, सभी दुकान बाजार सब बंद, पूर्ण लॉकडाउन लागू। तो आपको हम अभी इस स्क्रीनशॉट का सच्चाई बताने जा रहे हैं। इस मैसेज में कही गई सारी बातें पूरी तरीके से झूठ है। इस तरह का कोई भी ऐलान केंद्र सरकार या फिर नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है। यह मैसेज को लेकर प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB की फैक्ट चेक टीम ने ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश भर में 25 जनवरी तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर लॉकडाउन के संबंध में शेयर किए जा रहे दावे फर्जी हैं, गलत है। सही जानकारी के लिए प्रामाणिक सूत्रों पर ही विश्वास करें। इस तरह की तस्वीरों संदेशों को शेयर ना करें। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार, झारखंड समेत यूपी के कुछ जिलों में शुक्रवार को लोग मकर संक्रांति मना रहे थे। जहां पर्व के अवसर पर लोग कोरोना संक्रमण का खतरा होने के बावजूद भी गंगा स्नान करने पहुंच गए। जब बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल को अनदेखा करते हुए गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। जहां उत्तरायण सूर्य के अधर्य अर्पित किया और फिर गरीबों के बीच अन्न, वस्त्र समेत अन्य चीजों का दान किया। जहां शास्त्रों में वर्णन है कि मकर संक्रांति पर दान करने का बड़ा महत्व होता है। आपके मोबाइल पर दिख रही तस्वीर बिहार के बक्सर जिले के गंगा घाट की है, जहां तमाम प्रशासनिक कोशिशों के बावजूद भी शुक्रवार को पूरे शाहबाद तथा उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य जगहों से आए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा दिखा। जब कोरोना गाइडलाइंस के बावजूद भी ना तो घाटों पर सुरक्षा बल उपलब्ध दिखा और ना ही मजिस्ट्रेट मौजूद थे। ऐसे में कोरोना फैलने की पूरी संभावना बनी हुई रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब बारिश नहीं होगी, लेकिन ठंड का असर रहेगा। जब मौसम ऐसा ही बना रहेगा। 2 दिन पहले बिहार में झमाझम बारिश से सड़कें भीग गई है। हालांकि शहर और आसपास के क्षेत्र में भी हल्की बारिश हुई है। मौसम में ठंड बढ़ गई है। जब बारिश होते ही अधिकतम पारा 2 डिग्री गिर गया है। हालांकि हवा की रफ्तार तेज होने के कारण शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। कल अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हवा की दिशा बदलने की संभावना है। मौसम का ये हाल कोसी, सीमांचल और पूर्व बिहार के भागलपुर के अलावा बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, अररिया और किशनगंज में बना रहेगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि अब बारिश नहीं होगी। जहां मौसम ऐसा ही बना रहेगा, बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। जहां सुबह देर से धूप निकलेगी, हवा में गति कम रहने के कारण राहत मिलेगी। ठंड रहेगी लेकिन हार कांपने वाली ठंड नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक और सहयोगी मिल सकता है। बीजेपी का एक सहयोगी दल यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल की संभावना तलाशने में जुटा हुआ है। जब बिहार सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम की प्रारंभिक बैठकें हो चुकी है, सहमति भी बन चुकी है। मुकेश सहनी ने पहले भाजपा से बात करने की कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुए तो फिर वे अब अन्य विकल्पों की तलाश में हैं। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव से मुकेश सहनी संपर्क में है। जल्द ही दोनों दल साथ आकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जाने माने मलयाली फिल्म निर्माता अली अकबर विधिवत रूप से हिंदू धर्म अपना चुके हैं। गुरुवार यानी कि 13 जनवरी 2022 को उन्होंने पत्नी लुसिम्मा के साथ सनातन धर्म ग्रहण कर लिया है। अब वे राम सिंहन नाम से पहचाने जाने लगेगा। केरल के इस फिल्मकार ने दिसंबर 2021 में तब अली अकबर और लुसिम्मा की कुछ तस्वीर फोटो वायरल होने लगी है, जिनमें शुद्धिकरण समारोह के बीच दोनों के हवन कुंड के पास बैठे हैं और आहुति डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। यहाँ ऐसी कई रहस्य चीज़ें हैं जिनका राज आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। वैज्ञानिक भी इसको देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। इन रहस्यमयी जगहों में से एक जगह है अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। ये जगह डेथ वैली नाम से भी मशहूर है। ये वैली पत्थरों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। आज तक इस वैली का रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया है। इस वैली के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पत्थर खुद ब खुद चलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। बताया जाता है कि जब कोई पत्थर एक जगह से दूसरी जगह खिसक कर जाते हैं तो फिर अपने निशान भी छोड़ जाते हैं। इन निशानों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई गाड़ी रेगिस्तान की धूल में निशान छोड़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस वैली का रहस्य सुलझाने के लिए साल 1972 में वैज्ञानिकों का दल आया था। वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों पर 7 सालों तक रिसर्च किया। उस वक्त उन्होंने 317 किलोमीटर के एक पत्थर का विशेष रूप से अध्ययन किया।
यानी कि रिसर्च किया, उस वक्त वह पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिला था। जब कुछ सालों के बाद जब वैज्ञानिकों ने दोबारा उस पत्थर का पता लगाया तो फिर वह पत्थर 1 किलोमीटर दूर मिला था। जब वैज्ञानिक इससे हैरान रह गए थे। इसके बाद यहाँ कई रिसर्च टीम आ चुकी हैं। जब पता लगाने की बहुत कोशिश की गई है कि यहाँ पत्थर कैसे अपने आप खिसक जाते हैं, कई रिसर्च के बाद भी ये रहस्य खत्म नहीं हुआ, नहीं सुलझा पाया। ये रहस्य ही बना रहा। देश विदेश के कई पर्यटक इस रहस्यमय जगह को देखने आते हैं। इस वैली का इलाका 225 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। हालांकि आज तक किसी ने भी इन पत्थरों को चलते नहीं देखा है, लेकिन ये पत्थर खिसकने के बाद अपने पीछे लंबी रेखा छोड़ जाते हैं। इन रेखाओं से ही पता चलता है कि ये पत्थर एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि कोरोना महामारी एक बार फिर से देश को अपनी चपेट में ले रही है। जब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, चिंता की बात यह है कि संक्रमण शहरी इलाकों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से फैल रहा है। जहाँ पिछले एक हफ्ते के दौरान ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के मामले में काफ़ी तेजी देखने को मिली है। इस साल की शुरुआत की बात करें तो शहरी इलाकों मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में 50% संक्रमण के मामले मिले, लेकिन बुधवार को इसमें कमी देखने को मिली और इन जगहों पर संक्रमण के अब कुल 35% मामले हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों की बात करें तो साल की शुरुआत में ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के कुल मामले सिर्फ 6% थे, लेकिन पिछले 12 दिनों में ये दोगुना हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से लेकर दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पर सैकड़ों पुरुषों में से ज़्यादातर पुरुषों की ख्वाहिश महिलाओं से दोस्ती करने की होती है, लेकिन यही ख्वाहिश आपको गंभीर मुसीबत में फंसा सकता है। पटना के दानापुर का एक युवक ऐसी गंभीर मुसीबत में फंसा है कि पुलिस से जान बचाने की गुहार लगा रहा है। पटना के दानापुर के पास रहने वाले एक निजी कंपनी का मैनेजर ऐसा ही जाल में फंस गया है, जहाँ उसने फेसबुक पर एक महिला से दोस्ती की है। जब महिला दोस्त से पहले मैसेंजर पर चैट होना शुरू हुआ और फिर मैसेंजर से कॉल तक बात जा पहुंची। इसके बाद महिला ने खुद वीडियो कॉल करने के जरिए दोस्ती मजबूत करने का ऑफर दिया तो युवक की बांसें खिल गई। लेकिन जब वीडियो कॉल का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर महिला न्यूड यानी कि नंगी होकर सामने आ गई। जब मैनेजर भी महिला दोस्त की रंगीनी में बह गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह एक ऐसे जाल में फंस गया है जिससे उसका जीना हराम हो जाएगा। मित्र के पास पहुंचे युवक ने बताया है कि महिला मित्र ने वीडियो कॉल को स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए रिकॉर्ड कर लिया। जब कुछ दिन बाद उसे वही वीडियो कॉल भेजा और कहा कि वह इसे वायरल कर देगी। महिला ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैनेजर से शुरुआती किस्त 20,000 रुपए की मांगी गई और उसे खाते में डालने को कहा गया। जो खाता नंबर और डिटेल्स दिया गया वह बिहार के बाहर के बैंक का है। तो आप भी सोशल मीडिया में लड़कियों के साथ दोस्ती करने की इच्छा रखते हैं तो फिर आप समझ जाइए, नहीं तो फिर आपका जीना हराम हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में ज्वेलरी कारोबारियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। इस बार लुटेरे के निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के एक ज्वेलरी कारोबारी की रहे हैं। यहाँ ज्वेलरी दुकान में लूट के इरादे से 4-5 बदमाश ने न सिर्फ लूट की घटना को अंजाम दिया बल्कि भागने के दौरान दुकान के मालिक की भी गोली मारकर हत्या कर दी। जब मामले के बाद इलाके में हरकंप मच गया है। वहीं घटना के बाद नालंदा जिले का पुलिस महकमा जाँच के लिए जुट गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना में कोरोना का संक्रमण बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर इसी रफ्तार से संक्रमण जारी रहा तो फिर बहुत जल्द ही पटना में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। वैसे तो कोरोना संक्रमण पूरे बिहार में तेजी से फैल चुका है, लेकिन राजधानी पटना को हॉट स्पॉट जोन घोषित कर दिया गया है। आंकड़े के अनुसार पटना शहर में हर दिन 2000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले निकल आ रहे हैं। ऐसे में अब पटना में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यानी कि अब पटना में लॉकडाउन लग सकता है। जहाँ आंकड़ों के अनुसार पटना में हर दिन 2000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले मिल रहे हैं। इस बारे में पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया है कि लोगों की लापरवाही भारी पड़ने लगी है। लगातार अपील और निर्देशों के बाद भी लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में पटना में लॉकडाउन वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। पटना के डीएम ने कहा है कि पटना में संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। जिला प्रशासन फिलहाल थोड़ी सख्ती और बंदिशों के द्वारा ही इस तीसरी लहर को पार कर लेना चाहता है, लेकिन अगर स्थिति नहीं सुधरी और लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आए तो जल्द ही संपूर्ण लॉकडाउन पर भी विचार किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सरकारी नौकरी करने वाले लोग अब बीपीएससी और बीएसएससी की परीक्षा 3 बार ही दे सकेंगे। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बीपीएससी और बीएसएससी की परीक्षाओं में कोई भी सामान्य कैंडिडेट कितनी बार भी शामिल हो सकता है, लेकिन सरकारी सेवक अब
3 बार से ज़्यादा इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इनके नियम में बदलाव किया गया है। आपको बता दूं कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। साथ ही साथ सभी विभागों के अलावा DG आयुक्त, DM, BPSC, तकनीकी सेवा आयोग, BSSC को इसकी सूचना भेज दी गई है और दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चपेट में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्यकर्मी भी आ गए हैं। जब बीते 30 दिसंबर से अब तक बिहार के करीब 600 डॉक्टर और 5000 से अधिक अन्य स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पटना एम्स के भी 600 से अधिक डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यह डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के बड़े पैमाने पर संक्रमित होने के कारण बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होती दिख रही है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार जिन कुछ कानूनों को लागू करने के वादे के साथ सत्ताहीन हुए हैं, यानी कि सत्ता में आए हैं, उसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून भी शामिल है। हालांकि पीएम मोदी ने कभी भी इस कानून को लागू करने की खुली वकालत नहीं की है, लेकिन उनके दल और सरकार में शामिल कई नेता मंत्री इस कानून के हिमायती रही हैं। जहाँ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कई बार जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन भाजपा के हितैषी माने जाने वाली विश्व हिंदू परिषद अब मोदी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। जब विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए 10 दिवसीय अभियान की शुरुआत की है। जहाँ 23 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य मकसद हिंदुओं के बीच जाति मतभेद मिटाना है। इसे विश्व हिंदू परिषद ने समरसता अभियान नाम दिया है। समरसता अभियान के दौरान भोज समेत अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भोज में अगड़ी और पिछड़ी जातियों के लोग एक साथ भोजन करेंगे। इस दौरान लोगों को सभी हिंदू एक है का संदेश दिया जाएगा। हालांकि इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे का एक बयान अब विवादों में घिर गया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की कम होती आबादी चिंता का विषय है। भारत पर सदियों से आक्रमण होता रहा, लेकिन आज भी इस देश में हिंदू सबसे ज्यादा है। ये हमारी सहनशीलता और आध्यात्मिक शक्ति की वजह से ही संभव हुआ है। हालांकि जिस तेजी से हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, उस स्थिति में हर हिंदू परिवार में 2 से 3 बच्चे होनी चाहिए। अगर हमारी आबादी कम होगी तो फिर भविष्य में हमारे अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। जब परांडे के इस बयान पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। इसे भारत में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में गलत संदेश देना कहा गया है। दरअसल भाजपा के कई नेता मंत्री जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में बयान भी दे चुके हैं, लेकिन ऐसे में विश्व हिंदू परिषद के नेता का बयान देश में आबादी बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करता दिख रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार सभी बालक और बालिका गृह को अब खुद चलाएगी। इसको लेकर पहले चरण में कुल 12 जिलों में वृद्ध आश्रय गृह का निर्माण किया जा रहा है। जहां सरकार के दिशा निर्देश पर सरकार कल्याण विभाग की ओर से धीरे धीरे एनजीओ और निजी हाथों से बालक और बालिका गृह को वापस ले लेगी। इसको लेकर विभागीय स्तर पर काम तेज कर दिया गया है। पटना, सीवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, बक्सर, गया, भागलपुर, पूर्णिया, भोजपुर, शिवहर, गोपालगंज में वृहद गृह का निर्माण हो रहा है, जिस पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जब 5 एकड़ में बनने वाले बृहद गृह में 100 लड़के और लड़कियों को रखा जाएगा। जहाँ इसका निर्माण सोसाइटी की तरह होगा, जिसमें 2 ब्लॉक होंगे। उस ब्लॉक में उम्र के मुताबिक सब लोग होंगे। जहाँ यहाँ रहने वाले लड़के और लड़कियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल प्रशिक्षण के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। जहाँ वृहद गृह में शिक्षक, खेलकूद के लिए मैदान, CCTV कैमरा से निगरानी, 12 फुट से अधिक ऊंची दीवार, 15 फुट से ऊंची अंदर की दीवार, सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष कर्मी, खाने के लिए हर ब्लॉक में मेस, लाइब्रेरी और डॉक्टरों की सुविधा, इमरजेंसी के लिए OPD सहित अन्य व्यवस्थाएं होगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।